सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में चुनावी मौसम है और इस मौसम के बीच खूब वादे किए जा रहे हैं। इन तमाम वादों के बीच एक वादा जो है वो काफी ऐतिहासिक वादा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि 14 नवंबर को हम सत्ता में आ रहे हैं और उसके 20 दिन बाद एक अधिनियम लाया जाएगा, जिसके तहत आने वाले 20 महीने में बिहार के हर एक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस वादा का असर कितना होगा, ये क्या संभव हो पाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर इन तमाम टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर सर हैं। सर, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि तेजस्वी यादव ने जो इतना बड़ा वादा किया, बहुत बड़ा वादा, ऐतिहासिक वादा, और इस वादा का असर क्या पड़ेगा, क्योंकि ये वादा बहुत बड़ा अपने आप में, हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना, हर एक व्यक्ति को नहीं, हर एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगा। हाँ, और इसका मतलब देश की राजनीति में क्या कुछ असर पड़ा है और बिहार में क्या पड़ेगा? देखिए, यह सही है कि बिहार के चुनावी इतिहास में जी यह तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा ऐलान है जी और स्वयं तेजस्वी यादव ने कहा भी कि यह ऐतिहासिक है जी कि हम 14 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं जी और 14 नवंबर को मुख्यमंत्री बनते ही जी 20 दिनों के भीतर, मतलब 14 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ और 4 दिसंबर तक टाइमलाइन तय है, एक अधिनियम लाया जाएगा और उस अधिनियम के तहत अगले 20 महीने में बिहार के प्रत्येक परिवार से किसी न किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा ऐलान जी। और इसके बाद आप यह कह सकती हैं यदि तेजस्वी यादव के इस ऐलान पर बिहार की जनता ने भरोसा कर लिया तो राजद को, महागठबंधन को सबसे बड़ी जीत मिलेगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस ऐलान के पहले क्या होमवर्क किया मुझे नहीं पता है, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं वायदे करता हूं तो वायदे पूरा भी करता हूं। हमने 2020 में कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, पहले कलम से 10 लाख नौकरी। हाँ, तो जब हम डिप्टी सीएम बने, सीएम तो बन नहीं पाए, 17 महीनों में हमने 5 लाख नौकरियां दे दी। अब देखिए, यह जो वायदा है, बिहार में 2 करोड़ 78 लाख 2.78 करोड़ फैमिली है, परिवार है। हाँ, यह सरकारी आंकड़ा है और गैर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि करीब 3 करोड़ परिवार हैं। तो देखिए, 2 करोड़ 78 लाख को ही माने तो बिहार में कुल सरकारी नौकरी अभी फिलहाल जो प्रशांत किशोर ने पहले आंकड़े दिए हैं, जो डाटा एनालिस्ट भी हैं, कि चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, तो यह कुल सरकारी नौकरियां 23 लाख है। तो चलिए हम यह मान लेते हैं कि हर परिवार से एक ही व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है। यह माना नहीं जाना चाहिए। जिस परिवार में कई परिवार ऐसे हैं, हजारों परिवार ऐसे होंगे जिनमें कई लोग सरकारी नौकरी कर रहे होंगे। हाँ, ठीक है। फिर भी हम मानते हैं कि 23 लाख परिवार में सरकारी नौकरी है यदि सारी रिक्तियां भरी हुई हैं, जो है नहीं, अब भी पद रिक्त हैं, इसलिए नियुक्तियां चल रही हैं। तो 23 लाख को यदि हम घटा दें 2 करोड़ 78 लाख में, तो 2 करोड़ 55 लाख बचते हैं। तो 2 करोड़ 55 लाख परिवार को आपको नौकरी देना। तो 2 करोड़ 55 लाख सरकारी नौकरियां कैसे सृजित होंगी, उनके लिए पैसे कहां से आएंगे, यह बड़ा सवाल है। और देखिए, सरकारी आंकड़े ही कहते हैं कि 94 लाख परिवार, 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 6,000 रुपए से कम है। 6,000 रुपए से कम है। तो इसका आशय यह भी निकाल सकती हैं आप कि इन परिवारों में मैट्रिक 10वीं पास लड़के लड़कियां शायद ना मिले। जब खाने का संकट है तो पढ़ाने के पैसे कहां से आएंगे। तो यदि 2 करोड़ 55 लाख परिवारों को नौकरी देनी है, हमने राइडर यह भी लगा दिया कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी है उसे सरकारी नौकरी इस स्कीम के तहत नहीं मिलेगी। तो
94 लाख परिवार। यदि वहां 10वीं पास, आजकल चपरासी की नियुक्ति में भी आपको 8वीं और 10वीं पास की अर्हता होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए जी। तो 94 लाख तो आपको कम से कम चपरासी के पद सृजित करने होंगे। 94 लाख मतलब 1 करोड़ के आसपास। तो किस विभाग में या किस पद पर 1 करोड़ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का पद आप सृजित करेंगे जी। फिर यह 2 करोड़ 55 लाख लोगों के लिए पैसे कहां से आएंगे? पैसे कहां से आएंगे? 2 करोड़ 55 लाख माने हम 25,000 करोड़ ही हर महीने का 10,000 रुपए की नौकरी आपने दी जी। तो महीने का 25 करोड़ रुपया, साल का 3 लाख करोड़ रुपया, और बिहार का बजट ही है 3 लाख करोड़ रुपए। तो यह संभव, देखिए हमने तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद कई जानकारों से, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों से, राजनीति शास्त्र को समझने वालों से बातचीत की, उनकी समझ से भी परे है। लेकिन तेजस्वी यादव हैं। देखिए लाइफ सिटीज के कॉन्क्लेव में ही उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर मेरी कक्षा में चले आए, हम उन्हें पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन चलिए यह तो बात हो गई। तो हमने कहा कि यदि तेजस्वी यादव के इस वचन पर बिहार की जनता भरोसा कर ले तो पूरा बिहार तेजस्वी यादव का, सरकार तेजस्वी यादव की, 14 नवंबर को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन जब हमने अपनी डायरी के पन्ने पलटे और जब हमने दूसरों से बातचीत की तो हमने यह पाया कि तेजस्वी यादव ऐसा ऐलान करने वाले पहले राजनेता नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव पहले राजनेता नहीं, इससे पहले भी हो चुका है। इससे पहले भी भारतीय राजनीति के इतिहास में यह हुआ है। और आपको बता दें कि जिसने इस ऐलान को किया था 2019 में वह व्यक्ति चुनाव हार गया। मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ। उनकी पार्टी चुनाव हार गई, वह मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। देखिए तेजस्वी यादव अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन एक मुख्यमंत्री भारत का और भारत के उस प्रदेश का जो भारत के सबसे खुशनुमा प्रदेशों में है, मतलब वहां के नागरिक खुश रहते हैं। तो यह प्रदेश है। देखिए हम ऐसे नहीं बोलते हैं, हम पन्ने पलटते हैं, रिसर्च करते हैं, लोगों से जानकारियां लेते हैं। तो हमने सिक्किम की जानकारी ली क्योंकि इसका दृष्टांत हमें सिक्किम में मिला। सिक्किम में देखिए, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के SDF के नेता, बहुत ही पॉपुलर नेता हुए पवन चामलिंग ऐसे नेता जो 25 वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। 1994 में मुख्यमंत्री बने और 2019 में उनकी विदाई हुई। ठीक है तो और पॉपुलैरिटी का ग्राफ क्या था, इस बात को समझिए कि 2014 के चुनाव में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सिक्किम विधानसभा की सभी 32 सीटें जीती। सारी सीटें जीती, सभी 32 सीटें जीती। क्लीन स्वीप। इसे क्लीन स्वीप थोड़े कहते हैं। इसके लिए तो आपको शब्द गढ़ना होगा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए भी कोई विधायक नहीं चुना गया। ठीक है, सभी सीटें। तो सोचिए पॉपुलैरिटी के किस ग्राफ पर 2014 में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के पवन चामलिंग। तो और सिक्किम को समझिए, हमने कहा कि हैप्पी इंडेक्स में सबसे खुशनुमा प्रदेशों में शामिल है। और मैं तो सिल्लीगुड़ी में संपादक रहा हूं दैनिक जागरण का, और दैनिक जागरण सिल्लीगुड़ी से ही छपकर गंगटोक जाता है। हमने गंगटोक की खूबसूरती देखी है, वहां के लोगों का जीना देखा है, उठना देखा है, बैठना देखा है, अनुशासन देखा है, साफ सफाई देखी है। ठीक है ना। और खुश इतने हैं कि आज कमाते हैं, आज खर्च कर देते हैं। हाँ, वहां सुबह 6:30 बजे आपको गंगटोक में सरदर्द की दवा सेरिडॉन नहीं मिलेगी। अच्छा। लेकिन दारू के ठेके 100 खुले मिल जाएंगे। हाँ, ठीक है ना। तो पवन चामलिंग देखिए, अब कितना छोटा सा प्रदेश है। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 6,10,577 लोगों का प्रदेश सिक्किम। और हमारा प्रदेश कितना है?
करीब 14 करोड़, करीब 14 करोड़, ठीक है ना जी। 2011 की जनसंख्या से कम, लेकिन आज की तारीख में 14 करोड़। हमने कहा कि हमारे यहाँ हाउस होल्ड कितने घर, एक घर मतलब एक परिवार, तो हमारे यहाँ 2,78,00,000 परिवार सरकारी आंकड़े के मुताबिक है जी। लेकिन सिक्किम में मात्र 1,28,131 घर, तो 1,28,131 परिवार जी, ठीक है जी। हाँ, और विधानसभा 32, हमारे यहाँ 243 जी। तो सोचिए कि 2014 में पवन चामलिंग की पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 32 में 32 सीटें जीत जाती है जी। तो उनका विश्वास कहां तक होगा? एकदम हाई जी, बिल्कुल हिमालय पर्वत की सबसे अंतिम चोटी पर। लेकिन जब 2019 का चुनाव आया, 5 वर्षों के अंतराल के बाद जी आने वाला था जी, तो पवन चामलिंग को लगा कि हमारे खिलाफ लोगों में असंतोष है जी, और एक पार्टी खड़ी हो गई है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जी, ठीक है। तो पवन चामलिंग ने भी एक शॉर्टकट रास्ता निकाला जी। लोग खुश थे जी। पवन चामलिंग को भी लगा जी कि हम यह वायदा कर देते हैं कि सिक्किम के हर परिवार में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा जी। और उन्होंने 2019 में चुनाव के पहले जी इस बात का ऐलान कर दिया, रोजगार मेला लगाया गया जी। देखिए, तेजस्वी यादव तो आज ऐलान ही कर रहे हैं जी जी। पवन चामलिंग मुख्यमंत्री थे जी, तो घोषणा को कार्यान्वित करने का अधिकार भी उनके पास था जी। तो रोजगार मेला के तहत देखिए, गैंगटोक में ही लगा था कि स्टेडियम में, पालजोर स्टेडियम में इस बात का ऐलान हुआ, और पवन चामलिंग ने 11,772 जी परिवारों के बीच एक एक नौकरी का नियुक्ति पत्र बांट दिया चुनाव से पहले जी, सरकारी नौकरी का जी। लेकिन यह जो नियुक्तियां थी अस्थायी नियुक्तियां थी, मतलब इस बात का भी ख्याल रखा गया जी कि जिन्हें हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, जिस परिवार को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, वह वोट मुझे ही दे, ताकि यह भरोसा बना रहे कि सरकार पवन चामलिंग की आएगी तो नियुक्ति स्थायी हो जाएगी। लेकिन यह नियुक्ति किस ग्रेड की थी, किस श्रेणी की थी? यह नियुक्ति किरानी और चपरासी की थी जी। और 11,772 बांट दिए गए जी, और इसके अलावा बाकी की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो पवन चामलिंग 2019 में जब सिक्किम में चुनावी सभाएं करते तो नियुक्ति पत्रों का बंडल ऐसे दिखाते जी कि देखो, सारी नियुक्तियां तैयार हैं, हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी जी। तो सबको लगा कि भाई यह तो, और सोचिए, हमने कहा खुशनुमा प्रदेश है जी, तो चुनाव तो जीत जाना चाहिए था हाँ। चुनाव जीत जाना चाहिए था। लेकिन 2019 में जब चुनावी नतीजे आए जी, तो पवन चामलिंग की पार्टी जी, जिसने कहा था कि सिक्किम के हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, 1 फैमिली 1 जॉब, यह नारा था, 1 मेंबर ऑफ एवरी फैमिली, वह चुनाव हार गए, मतलब उनकी पार्टी हार गई। नतीजे चौंकाने वाले देखिए। और जो 2014 में, ठीक 2019 के चुनाव के पहले 32 में 32 सीटें जीतने वाले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जी, मतलब पवन चामलिंग की पार्टी 2019 के चुनाव में मात्र 15 सीटों पर सिमट गई और 17 सीटें जीत ली सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने। स्वयं पवन चामलिंग 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े जी, वह दोनों विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव जीत गए, लेकिन एक जगह खाली करना था जी, तो वहां उपचुनाव हुआ जी। लेकिन यह सीट उपचुनाव में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हार गई जी। और पवन चामलिंग को 25 वर्षों के बाद हटाकर जो मुख्यमंत्री बने, वह इसी विधानसभा क्षेत्र से जीते थे, जिनका नाम प्रेम सिंह तमांग। तो एक मुख्यमंत्री जिसने हर घर एक नौकरी का वायदा किया, वह चुनाव हार गया, उनकी पार्टी चुनाव हार गई। यह भारतीय लोकतंत्र, भारतीय राजनीति का इतिहास है। पता नहीं जी, तेजस्वी यादव को ऐलान के पहले लोगों ने बताया कि नहीं बताया जी। और देखिए, चुनाव हारने के बाद, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के चुनाव हारने के बाद भी
पवन चामलिंग ने बदमाशी की जी। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के पहले जी। नियुक्ति पत्र जो उन्होंने कहा था जी जी। सभी परिवारों के लिए सरकारी नौकरी की नियुक्ति पर फाइल पर साइन कर दिए, सिग्नेचर कर दिए इस्तीफा देने के पहले जी। और सभी परिवारों को नियुक्ति पत्र जी। डाक से भेजा जाने लगा। अब तो यह मजाक का विषय बन गया जी। अब तो यह मजाक का विषय बन गया, ठीक है जी जी। कि यह कैसे हो रहा है, हा? और इसे लेकर वहां आंदोलन भी बाद में हुआ, सरकार को परेशानी। लेकिन पवन चामलिंग ने जो नियुक्तियां की थी ग्रुप सी और ग्रुप डी की, मतलब किरानी और चपरासी की, इसे सिक्किम हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई, ठीक है ना जी। लेकिन सिक्किम हाईकोर्ट ने उस चुनौती को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार ने लाभकारी योजना के तहत चपरासी और किरानी की नियुक्तियां की हैं, लेकिन आगे जो नियुक्तियां हो वह तय शर्तों और नियमों के अनुरूप हो। तो पवन चामलिंग ऐसे नेता जो तेजस्वी यादव की तरह मुख्यमंत्री रहते हुए इस बात का ऐलान किए थे और चुनाव हार गए, और इनकी स्थिति कैसी खराब हुई आगे चलकर। 2019 में 25 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री पद से हटे। 2024 में 19 अप्रैल 2024 को सिक्किम में चुनाव कराए गए थे। 2 जून 2024 को सिक्किम विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए और आपको जानकर हैरत होगी, हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान करने वाले, उस पर काम करने वाले, मुख्यमंत्री का पद गंवाने वाले पवन चामलिंग को 2024 के चुनाव में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट मतलब पवन चामलिंग की पार्टी को मात्र एक सीट मिली। 32 में सिर्फ एक, 32 में सिर्फ एक, और 31 सीटें जीत ली सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने। और पवन चामलिंग 2024 में फिर से 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़े। अच्छा। और दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हार गए। दोनों विधानसभा क्षेत्रों सीएम रहने के बाद भी। हाँ, 25 साल नहीं, वह तो 2019 में ही हार गए थे। जी जी, ठीक है ना, हट गए थे। 2019 में विधायक रह गए थे। जी जी। 2024 में तो विधायक पद भी गवा दिया। तो यह इतिहास है जी। और देखिए, यह तो हमने सिक्किम का इतिहास बता दिया जी। आपको बिहार का एक इतिहास बताते हैं जी। इसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं होगी क्योंकि कलमबद्ध नहीं है, लेकिन जी। मेरे संस्मरण में है। अच्छा। डॉक्टर मदन मोहन झा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे जी। उनके पिताजी डॉक्टर नागेंद्र झा बिहार के कद्दावर कांग्रेसी नेताओं में थे जी। 5 दफे मंत्री रहे। अच्छा। और हमेशा नंबर 2 के पोजीशन में रहते थे जी। विधानसभा का चुनाव वे कभी नहीं हारे, लोकसभा का चुनाव हार गए, विधानसभा का चुनाव नहीं हारे। तो अंतिम पारी के पहले, अंतिम दफे मंत्री बनने के पहले बिहार विधान परिषद के सदस्य हो गए थे, मंत्री बन गए थे जी। तो उनके बेटे मदन मोहन झा, तब मनीगाछी विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था दरभंगा में जी। पहली बार मदन मोहन झा चुनाव जीत गए जी। नागेंद्र झा शिक्षा मंत्री थे। उनके मन में ख्याल आया कि अपने विधानसभा क्षेत्र जहां हमें कभी जनता ने हराया नहीं, मदन मोहन झा को भी विधायक बना दिया जी। हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देते हैं, इतने ताकतवर और इतने सक्षम तो हम हैं ही जी। तो शिक्षा विभाग में तमाम भर्तियां थी जी। उन्होंने मनीगाछी विधानसभा क्षेत्र में हर परिवार के मुखिया से कहा जी। कि आप नाम बता दीजिए, योग्यता बता दीजिए। तो मनीगाछी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी मिल गई। सभी प्रसन्न हुए जी। डॉक्टर नागेंद्र झा ने बहुत अच्छा काम किया जी। हर एक व्यक्ति को नौकरी दे दिया, हर परिवार से एक व्यक्ति को जी। लेकिन जब अगला चुनाव आया जी। तो पिछला चुनाव बगैर नौकरी दिए मदन मोहन झा जो जीते थे वह चुनाव हार गए। ललित यादव ने चुनाव हरा दिया। जानते हैं क्यों? चुनाव तो जीतना चाहिए था जी। अब कहां परेशानी आ गई, मैं आप ही को मान लेता हूं जी। काव्या को सरकारी नौकरी हमने दे दी जी। मैं चुनाव लड़ रहा हूं जी। मेरा विधानसभा क्षेत्र मनीगाछी है जी। और काव्या को हमने उनके पिताजी के कहने पर नौकरी दी। काव्या को सरकारी नौकरी मिली, लेकिन काव्या की तैनाती हो गई नवादा में जी। तो जब चुनाव आया जी।
तो जो पिछले चुनाव में काव्या मनीगाछी में वोटर थी जी, अब वोट देने के लिए मनीगाछी नहीं आ रही है क्योंकि वह नौकरी कर रही है नवादा में। जी, संभव है वह मतदान कर्मी मतलब सरकारी सेवा में रहते हुए पोलिंग पार्टी की सदस्य भी हो गई हो। जी, तो काव्या तो रह गई वहां नवादा में। तो जिसे नौकरी मिली जी, उसके वोट से मैं वंचित हो गया जी, और काव्या को नौकरी मिल गई। जी, परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं इस बात से नाराज हो गए। जी, अच्छा, ज्ञानेश्वर जी को लाइव सिटीज में सबसे ठीक काव्या ही लगी। जी, हाँ, तो बाकी लोग नाराज हो गए। हाँ, तो उनको लगा कि अच्छा, जब मौका आया तो पिताजी ने माताजी ने काव्या का नाम दे दिया, काव्या को नौकरी मिल गई, वोट हमसे लेना, नौकरी काव्या को दी गई है, तो काव्या से ही वोट ले लीजिए, काव्या से ही वोट ले लीजिए। तो परिणाम ये हुआ कि जो नौकरी मिली वह दूसरे स्टेशन पर और जिन्हें वोट देना था वह नाराज होकर फूफा बनकर बैठ गए। विधानसभा के चुनाव में तो मदन मोहन झा चुनाव हार गए। तो तेजस्वी यादव अपने वायदे को पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि कल से दिल्ली के हमारे कई मित्रों ने और अर्थशास्त्र के कई जानकारों ने, मैं वाणिज्य महाविद्यालय का प्रोडक्ट रहा हूं, कॉमर्स समझता हूं, बिजनेस समझता हूं, ठीक है ना, तो वह लोग पूछ रहे हैं कि भाई बिहार क्या, यह देखिए दुनिया का कोई देश आज तक यह वायदा नहीं कर पाया है कि हम हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दे ही सरकारी नौकरी दे दें। और सोचिए यदि तेजस्वी यादव ने यह वायदा पूरा भी कर दिया, हम स्वप्न लोक के किस लोक में जा रहे हैं समझ नहीं सकते। लेकिन यह वायदा पूरा भी कर दिया। 20 महीने में 2,55,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई। तो उसके बाद जो पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे उन्हें नौकरी कहाँ मिलेगी, क्योंकि योग्यता तो खत्म हो गई, प्रतियोगिता खत्म हो गई, प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई। तो यह बड़ा सवाल, और इन सवालों पर देखिए अब चुनाव है तो बहस होगी मोबाइल से। हमने बस एक आईना दिखाया है, एक आंकड़ा दिखाया है और इतिहास की कहानी बताई है, जो हुआ है बिल्कुल, चाहे वो सिक्किम में हो या फिर बिहार में। बिहार के दरभंगा की चर्चा भी हमने की है और इसके अलावा हमने देश के सिक्किम राज्य की भी चर्चा की है। तमाम चीजों पे चर्चा किया गया है और आंकड़ा हमने पेश किया है कि आखिर हर एक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देने वाला मुख्यमंत्री की क्या हालत हुई। इसके अलावे दरभंगा में जो विधानसभा, मनीगाछी विधानसभा से जिन्होंने एक नौकरी दी, उनकी क्या हालत हुई। इन तमाम चीजों पे हमने विस्तार से चर्चा की। अब देखना होगा, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है वो कितना पूरा होगा, लोग कितना भरोसा करेंगे इस वादा पे, जिन्हें ईवीएम का बटन दबाना है वो कितना भरोसा करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी और रिजल्ट की बात होगी। फिलहाल हमने आपको आंकड़ा बताया है, आंकड़ा ये सही है और यही आंकड़ा, इसी आंकड़े के हिसाब से हमने तमाम कहानियां आपको सुनाई हैं, तमाम आंकड़े दिखाए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया।